नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम जो यूपी टेट और सी टेट के प्रमुख जो आपके कथन हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है उसमें लगभग हमने 2-3 वीडियो डिस्कस किए हुए हैं। उसी सीरीज़ में कुछ और हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और मैंने पहले भी बताया कि क्वेश्चंस के फॉर्म में नहीं, आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चंस दिए हैं। मीन्स एक क्वेश्चन दिया रहा होगा, उसके 4 ऑप्शंस दिए हैं, उन 4 ऑप्शंस में जो सही है वही आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, अब ये है कि आपको इससे ये आइडिया लग जाएगा। आप देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि तैयारी करते हुए आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं या मॉडल पेपर हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप ज़्यादा सॉल्व करो, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा, सपोज करिए आपने बाल्यावस्था या आपने बालक की अवस्थाएं पढ़ी, बाल विकास की अवस्थाएं पढ़ी, तो उसमें मान लीजिए आपने 4-5 अवस्थाएं हैं उसके बारे में पढ़ा। सो उसके बाद आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि जैसे हमने बाल्यावस्था के बारे में पढ़ा, तो बाल्यावस्था से क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन एग्जाम में कैसे कैसे आ सकते हैं। सो वो जानने के लिए आपको पुराने क्वेश्चन पेपर हैं, पिछले वर्ष के जो प्रश्न पत्र हैं वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे ये अंडरस्टैंड समझने में कि किस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्जाम में ही बैठना है। ओके, तो आप तैयारी अपनी उसी हिसाब से रखिए कि आप पढ़िए पूरा चैप्टर, लेकिन उसमें जैसे एग्जाम क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आते हैं उन पे आप ज़्यादा फोकस करिए। ओके, उससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, प्लस आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी क्योंकि आप उन्हीं लेवल्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो। ओके, सो आइए उसी सीरीज में हम आज कुछ और स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे। सो पहला यहाँ पे क्या दिया हुआ है, शैशवावस्था है। देखिए, शैशवावस्था अभी हमने पिछले वीडियो में, इससे पहले जो वीडियो डिस्कस किया था वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था कि एक तो 0 से 5 वर्ष या 6 वर्ष ये टाइम शैशवावस्था का दिया गया है, लेकिन किन्हीं मनोवैज्ञानिकों ने जो शैशवावस्था का टाइम है वो जन्म से 7 वर्ष तक भी बताया है, जबकि ये टाइम जो है आपका वो बाल्यावस्था में आना चाहिए। ओके, सो 0 से 7 वर्ष तक का यहाँ तक टाइम दिया हुआ है, किसी मनोवैज्ञानिक के ही आधार पे है, अदरवाइज 0 से 5 या 6 वर्ष तक होता है। शिशु का विकास प्रारंभ हो जाता है, इससे पहले भी क्वेश्चन जब आया था, इससे पहले वीडियो जो हमने डिस्कस किया था तो उसमें भी हमने बात करी थी कि शिशु का विकास जो है वो जब वो माँ के गर्भ में होता है तभी से उसका विकास प्रारंभ हो जाता है। बाल्यावस्था के लिए पर्याप्त नींद होती है। देखिए, मैक्सिमम नींद जो होती है, पर्याप्त नींद का मतलब है कि इतनी नींद तो उसको लेनी ही चाहिए। तो वो कितना है, 8 घंटे। अब इस तरह के ये आपके 1 लाइनर क्वेश्चन है, या ये 1 लाइनर क्वेश्चन इन्हीं को हम कहते हैं जो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे गए हुए हैं, तभी यहाँ पे ये इंक्लूड किए हुए हैं। बालिकाओं की लंबाई की दृष्टि से अधिकतम आयु है। देखिए, बालिकाओं की लंबाई की दृष्टि से अधिकतम आयु है, मतलब इसका क्वेश्चन समझिए कि बालिकाओं की लंबाई अधिकतम किस वर्ष तक बढ़ती है, ये यहाँ पे पूछ रहा है। किस वर्ष तक बालिकाओं की जो लंबाई है वो अधिकतम बढ़ जाती है, वो आपका 16 वर्ष है। मीन्स 16 वर्ष की आयु में उसकी जो लंबाई होगी वही लंबाई उसकी मानी जाएगी, क्योंकि उसके बाद जो है लंबाई का बढ़ना कम हो जाता है, बंद हो जाता है। बालक के विकास को जो घटक प्रेरित करता है वह है। देखिए, बालक के विकास को कई सारे घटक प्रभावित करते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ओके, जो जैविक घटक जिसको हम कह सकते हैं वो है वंशानुक्रम प्लस उस वातावरण। मीन्स उसके जो वंश हैं, उसके जो माता पिता हैं या दादा दादी हैं या और जो पूर्वज हैं, उनका क्रम क्या है, उनका वंशानुक्रम जिसको हम कहते हैं, प्लस वो जिस पर्यावरण में पल रहा है, जिस पर्यावरण में उसका पालन पोषण हो रहा है, सो दोनों चीज़ें उसके विकास को प्रभावित करती हैं। ओके, सो वंशानुक्रम और वातावरण। आपको जब भी एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो आप वातावरण भी दिया रहेगा, वंशानुक्रम भी दिया रहेगा, और वातावरण और वंशानुक्रम दोनों। तो जहाँ पे वातावरण और वंशानुक्रम दोनों दिया रहेगा वही आपको ऑप्शन यहाँ पे टिक करना है। फिर आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है कि किसके विचार से शैशवावस्था में बालक प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है, यह आपका फ्रायड का कथन है। ओके, सो ये कथन आपको, कथन कारक वाले क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये आपको ध्यान रखना है, ये फ्रायड का कथन है। रॉस ने विकास के
क्रम के अंतर्गत किशोरावस्था का काल निर्धारित किया है 12 से 18 वर्ष तक की आयु का। जो रॉस हैं, रॉस एक काफ़ी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्होंने जो किशोरावस्था एडोलेसेंस का जो टाइम निर्धारित किया है वो 12 से 18 वर्ष। तो 12 से 18 वर्ष तक की जो आयु है रॉस के अनुसार वो किशोरावस्था की आयु है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, देखिए किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता कौन सी नहीं है, देखिए शारीरिक विकास तो होता है लेकिन मानसिक विकास जो है वो इसकी प्रमुख विशेषता नहीं है। ओके, ये शारीरिक में शरीर में जो चेंजेस होते हैं वो सबसे प्रबल होते हैं किशोरावस्था में, लेकिन मानसिक विकास इसका उत्तर नहीं है। फिर आगे देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। देखिए, बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल कहा माना जाता है, ये है आपकी किशोरावस्था। ओके, जो किशोरावस्था की अवस्था है वो बालक के विकास की सबसे कठिन अवस्था है। और स्टैनली हॉल का काफ़ी प्रसिद्ध कथन है जो आपको याद रखना है कि किशोरावस्था बड़े तूफान मनोवेग की अवस्था है। ओके, संघर्ष, तूफान, मनोवेग की अवस्था है। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है, आपको मैंने पहले भी बताया, किशोरावस्था, एडोलेसेंस, ये आपके सब एडोलेसेंस से ही रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे। उत्तर बाल्यकाल का समय कब होता है, देखिए बाल्यकाल का समय हमने आपको बताया 6 से उत्तर बाल्यकाल वो होता है आपका, देखिए 6 से 12 वर्ष तक का जो काल है वो उसको हम बाल्यावस्था कहते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। 6 से 9 वर्ष तक का जो टाइम होगा उसको हम कहते हैं पूर्व बाल्यकाल। ठीक, इसको हम कहते हैं पूर्व बाल्यकाल, प्लस 9 से 12 वर्ष तक का जो टाइम है उसको हम कहते हैं उत्तर बाल्यावस्था। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, बाल्यावस्था की उत्तर बाल्यकाल का समय होता है ये आपका 9 से 12 वर्ष तक का होगा। 6 से 12 वर्ष नहीं, 9 से 12। 6 से 12 वर्ष तो आपका पूरा बाल्यावस्था हो जाएगी, लेकिन जो शुरुआती 3 वर्ष हैं 6, 7, 8, 9 ये आपका पूर्व बाल्यावस्था, और 9, 10, 11, 12 ये आपके उत्तर बाल्यावस्था हो जाएगी। ओके, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता कौन सी नहीं है, देखिए बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता अंतर्मुखी व्यक्तित्व, ये इसकी प्रमुख विशेषता नहीं है। ओके, बाकी आपकी जो विशेषताएं दी रही होंगी वो उसमें उत्तर होंगी। विकास का तात्पर्य क्या है, विकासवाद के समर्थक कौन है। तो देखिए विकासवाद के समर्थन कौन कौन से हैं, पहली बात तो डार्विन की थ्योरी आपने विज्ञान में भी पढ़ी होगी, बायो में, वो विकास के समर्थक हैं। गाल्टन, ये भी विकास के समर्थक हैं, प्लस डिके एवं बुश, डाल्टन और डार्विन, ये तीनों जो हैं वो विकासवाद के समर्थक माने जाते हैं। विकास का तात्पर्य है वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। क्योंकि यही स्टेटमेंट है यहाँ पे दिया हुआ, आपका यही परिभाषा है। विकास का तात्पर्य क्या होता है, जिसमें वह प्रक्रिया जिसमें बालक जो है वो परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है या मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता है, वही आपका विकास का तात्पर्य है। फिर आपका स्टेटमेंट टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है कि संवेग शरीर की वह जटिल दशा है जिसमें श्वास, ब्रीदिंग, नाड़ी तंत्र, नर्वस सिस्टम, ग्रंथियां, मानसिक स्थिति, उत्तेजना, अवबोधन आदि की अनुभूति पर प्रभाव पड़ता है तथा पेशियां निर्दिष्ट व्यवहार करने लगती हैं। यह कथन जो है आपका ग्रीन का है, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, इससे पहले भी एग्जाम में आ भी चुका है। क्योंकि जो कथन यहाँ पे दिया हुआ है, तो उन्होंने जो शारीरिक विकास है, जो बालक का या विद्यार्थी का जो शारीरिक या सांवेगिक शारीरिक विकास है उस पे उन्होंने फोकस किया है, जिसमें श्वास, नाड़ी, ग्रंथियां, मानसिक स्थिति, उसकी उत्तेजनाओं पे, अवबोधन पे आदि की अनुभूति पर प्रभाव पड़ता है, यह तथा पेशियां जो है वो निर्दिष्ट व्यवहार करती हैं। तो ये स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट जो है वो ग्रीन का है। एज ऑफ प्यूबर्टी कौन सी होती है, पूर्ण किशोरावस्था। पूर्ण किशोरावस्था को हम एज ऑफ प्यूबर्टी कहते हैं। फिर आगे देखते हैं
व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को क्या कहते हैं? अभिवृद्धि। जो नेचुरल जो टेंडेंसी है, जो नेचुरल विकास है व्यक्ति का, उसको हम अभिवृद्धि कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत कब हो जाती है? पहले भी हमने, इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, जब वो गर्भावस्था में होता है, मीन्स उसके जन्म से पूर्व, गर्भ में जब वो होता है बच्चा, तभी उसका विकास की प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाती है। फिर आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसका है? देखिए, आप ऐसे जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो तो उसमें की टर्म ढूंढिए, की टर्म ढूंढ के ही आप ऐसे याद कर पाएंगे, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे स्टेटमेंट हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, और आपको अगर सफल होना है तो आपको ये स्टेटमेंट याद करने पड़ेंगे, तैयार करने पड़ेंगे। आप चाहे जैसे करिए, याद करके करिए, रट करके करिए, या समझ के करिए। समझने का सेंस है कि आप उसमें कीवर्ड को ढूंढिए, उससे आप चीज़ों को जल्दी रिलेट कर लोगे। तो देखिए, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यह कथन किसका है? यह कथन जो है वो हरलॉक का है। तो यह कथन हरलॉक का है। इन्होंने व्यक्तित्व के बारे में, विकास के जो बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है कि नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन जो है वो हरलॉक का है। देखिए, शैक्षिक दृष्टि से विकास, बाल विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? मीन्स शिक्षा की दृष्टि से, जिसमें उसको शिक्षा प्रदान की जाती है शैक्षिक दृष्टि से, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ओके, इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस। स्किनर का मानना है कि विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तित्व, वैयक्तिक भिन्नताएं होती हैं। यह विचार विकास के किस सिद्धांत के संदर्भ में कहा गया है? वो व्यक्तिगत विभिन्नता, जो व्यक्तिगत भिन्नता है, मीन्स जो पर्सनल, मतलब व्यक्ति के पर व्यक्ति उसमें जो चेंजेस होते हैं, या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में जब कहते हैं तो उसका व्यवहार किसी दूसरे व्यक्ति से अलग होता है, दूसरे का तीसरे से अलग होता है, तो उसको हम वैयक्तिक, इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। ओके, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे स्किनर का है कि विकास के स्वरूपों में व्यापक वैयक्तिक भिन्नताएं होती हैं, तथा यह विचार विकास के किस सिद्धांत के संदर्भ में है? व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत को यहाँ पे कहा गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप इस तरह भी पूछा जा सकता है कि व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? किसने व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो आपको यहाँ पे याद रखना है, B.F. स्किनर का एक कथन है। मनोविश्लेषणवाद, या जिसे को हम साइको एनालिसिस कहते हैं, इसके जनक किसको माना जाता है? देखिए, मनोविश्लेषणवाद का जो जनक है वो फ्रायड को माना जाता है। आपको ध्यान रखना है, कई सारे सिद्धांत है, कई सारे वाद हैं जिसके जो आपको याद करने पड़ेंगे कि प्रमुख सिद्धांत, जैसे यहाँ पे व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है, या यहीं पे मनोविश्लेषणवाद के जनक या सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, ये भी आपको याद करने पड़ेंगे। और कथन वाले तो याद करने ही पड़ेंगे, ये भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं कि मैथ की तरह सॉल्व करना है, सॉल्व नहीं करना, आपको बस जैसे स्टेटमेंट आएगा, अगर आप पता है तो आप तुरंत टिक कर दोगे। फिर आपका स्टेटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया हुआ है ये, देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और जब मैं कई बार कहता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं यूपी टेट की ही बात कर रहा हूँ, मैं सीटेट की भी बात कर रहा हूँ, फिर मैं झारखंड, हरियाणा, अदर स्टेट्स के जो टेट हैं, और ये नहीं कि ये यहाँ पे यूपी टेट और सीटेट लिखा हुआ है तो केवल यूपी टेट और सीटेट में ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं। आप किसी भी स्टेट का टेट दोगे, शिक्षक पात्रता परीक्षा चुकी है तो वो आपकी जिस भी स्टेट में आयोजित कराई जाती है, तो वो सिलेबस जो है वो मूल सिलेबस में आपका एक ही रहता है, थोड़े बहुत टॉपिक्स जो हैं वो चेंज होते हैं, बाकी आपका सिलेबस एक सा ही रहता है। ओके, और कोई भी स्टेट का भी दोगे, चूंकि आप प्रारंभिक शिक्षा के लिए टीचर्स एलिजिबिलिटी टेट का एग्जाम है, प्रारंभिक शिक्षा के लिए होता है, जो बेसिक शिक्षा के लिए एग्जाम का आयोजन कराया जाता है। तो जहाँ पे भी होगा बाल विकास का टॉपिक आपके किसी भी स्टेट का एक सिलेबस देख लोगे वहाँ पे इंक्लूड होएगा ही होएगा। ओके, सो बाल विकास से आप नहीं बच सकते हो। जो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि मुझे बालक दे दीजिए, आप उसे जैसा बनाना चाहते हैं मैं उसे वैसा ही बना दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और यह कथन जो है वो आपका वाटसन का है। किसका? वाटसन का। आप वैसे आप अगर लिख करके याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। तो आप मुझे बालक दे दीजिए और आप उसे जैसा बनाना चाहते हो मैं उसे वैसा ही बना दूंगा, यह कथन वाटसन का है। फिर आगे देखते हैं कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं। देखिए,
सिगमंड फ्रायड के अनुसार निम्न में से मन की 3 स्थितियां कौन सी हैं? देखिए, सिगमंड फ्रायड ने मन की 3 स्थितियां बताई हैं, वही आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन कौन सी स्थितियां हैं। एक तो होता है चेतन, जिसको हम कॉन्साइंस कहते हैं, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। यहाँ पे अर्ध होगा, चेतन, चेतन अवस्था में होना, अर्धचेतन और अचेतन, नॉन कॉन्साइंस हो गया। तो तीनों आपकी अवस्थाएं हो जाएंगी। कौन कौन सी? सिगमंड फ्रायड के अनुसार मन की 3 स्थितियां कौन सी होगी? चेतन, अवचेतन या इसी को हम अचेतन भी कहते हैं, और अर्धचेतन। इड, ईगो एवं सुपर ईगो। देखिए, इड है, ईगो है, सुपर ईगो है, को मानव की संरचना का अभिन्न भाग मानता है। ये स्टेटमेंट भी आपका फ्रायड का ही है। मानव संरचना का अभिन्न अंग माना जाता है किसको किसको? इड को, आईडी, ईगो और सुपर ईगो, इन तीनों को मानव की संरचना का अभिन्न अंग किसने माना है? ये माना है सिगमंड फ्रायड ने। केवल 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां हैं, कौन कौन सी? जन्म और मृत्यु। यह विचार किसका है? यह कथन भी, स्टेटमेंट आपका, यह विचार जो है ये भी आपका सिगमंड फ्रायड का ही है। तो देखिए, तीनों स्टेटमेंट जो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो तीनों सिगमंड फ्रायड से ही रिलेटेड हैं। देखिए, केवल 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां हैं, जन्म और मृत्यु, ये फ्रायड का ही कथन है। फिर कह रहा है कि रुचियों, मूल प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक संवेगों का स्वस्थ विकास हो सकता है यदि वातावरण जिसमें वह रहता है वो स्वस्थ हो। बिल्कुल सही है। देखिए, रुचियां हैं और क्या है? मूल प्रवृत्तियां, जिसको हम फंडामेंटल टेंडेंसीज कहते हैं, और स्वाभाविक संवेगों का विकास, स्वस्थ विकास होगा। स्वस्थ विकास कब हो सकता है? कब होगा? जब वातावरण जिसमें वह रहता है वह स्वस्थ हो। जब जिस भी वातावरण में वो रहता है, आसपास को जो वातावरण, वो अगर स्वस्थ होगा। स्वस्थ होने का मतलब क्या है? अनुकूल परिस्थितियां हों। हो गए? अगर प्रतिकूल परिस्थितियां होंगी तो वो अपने आप को उन जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उनको अपने अनुकूल बनाने में या उनसे ही वो टैकल करने में अपना टाइम, अपना जो ऊर्जा है, अपनी जो मनोवृत्ति है, उसको उस तरफ वो ढकेल देगा। उसको उसके साथ सामंजस्य या तालमेल बिठाने में उसको टाइम लगेगा। लेकिन अगर अनुकूल परिस्थितियां होंगी, अगर जिसको हमको स्वस्थ परिस्थितियां कहते हैं, अगर उसके आसपास का वातावरण जो है वो स्वस्थ होगा तो उसमें रुचियों का, मनोवृत्तियों का और अच्छे स्वभाव का विकास होगा। ओके, मूल प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषता पाई जाती है, यह किसमें होता है? समस्त प्राणियों में पाई जाती है। यह जन्मजात एवं प्रकृति प्रदत्त होती है, यह आपको ध्यान रखना है। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं। व्यक्ति का जब स्वाभाविक विकास होता है तो उसको हम अभिवृद्धि कहते हैं। ये देखिए, रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन ऊपर भी आ चुका है। विकास का अभिप्राय क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है उसको हम विकास की प्रक्रिया कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, ऊपर भी क्वेश्चन देखिए शायद आया हुआ है, अभी हम देखते हैं। ये देखिए, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को क्या कहा जाता है? उसी को हम अभिवृद्धि कहते हैं। यहीं पे यहाँ पे भी आया है व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को। ठीक, ये आपके कुछ और भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन हुए जो हम डिस्कस किए आपके टेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपी टेट का हो, सी टेट का हो। और ये आप चीज़ ध्यान रखिए कि आप थंबनेल पे अगर यूपी टेट और सी टेट लिखा हुआ है तो केवल इन्हीं 2 एग्जाम के लिए नहीं, आप किसी भी एग्जाम के लिए, टेट का जिस भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो वहाँ के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ हम आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।